नहीं है, किसके पास रोजगार है, राइट? कौन कर्जे में डूबा हुआ है? तो अगर सरकार को किसी भी नई स्कीम का विकल्प भी करना होगा जो इनका उत्थान कर सके, ये जाति गणना के बिना नहीं होगा। और बीजेपी सरकार जो बोल रही है ना कि जाति गणना करने से जातिवाद पैदा होगा, वो तो अभी भी है। और क्योंकि सरकारें इनको अनदेखा करती है। आप बताइए, एट्रोसिटीज एक्ट में कितने केस फाइल होते हैं, जबकि वो एट्रोसिटीज एक्ट के तहत आने चाहिए। आप क्या जात गणना से ये जो लोगों का शोषण अत्याचार होता है, इससे कोई मतलब नहीं है? नहीं, देखिए, मैं तो ये हमेशा कहूंगी कि ये एक महत्वपूर्ण कदम है आगे विस्तार से इनके लिए अलग अलग जो क्या कहते हैं सोशो इकोनॉमिक प्रोग्राम्स बनाने के लिए, है ना? इसके बिना हम सपने ही देखते रहेंगे, ठीक है? अभी जैसे सरकार ने ई श्रम कार्ड बनाया है, उसमें कुछ मिलता नहीं है, कुछ भी नहीं मिलता है, वो तो नाम का कार्ड है। आयुष्मान कार्ड, ई श्रम कार्ड मजदूरों के लिए, असंगठित क्षेत्र के हाँ। मजदूरों के लिए ई श्रम कार्ड बनाया है। श्रम कार्ड, हाँ, उसका एक्चुअली कोई फायदा नहीं है, लेकिन सरकार को आंकड़े मिल रहे हैं कि दिल्ली में कितने असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं। जय भीम, मैं मेवालाल और आप देख रहे हैं बहुजन समय। साथियों, पूरे देश में मोदी सरकार ऐलान कर चुका है कि जात गणना होगा। बहुत 37 साल के बाद लगभग ये जात गणना हो रहा है। इसके पहले जात गणना नहीं हो रहा था, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी के हो, कोई भी सरकार रहे, जात गणना नहीं। लेकिन मोदी सरकार ने ये इसका ऐलान किया, जात गणना होगा। इस जात गणना से किसका नुकसान होगा, किसका फायदा होगा? हमारे साथ मैडम है, इनसे जानूंगा इनका परिचय क्या है, इनका क्या सोच है। आपका परिचय क्या है मैडम? मेरा नाम रिक्ता है, मैं भारत की जनवादी नौजवान सभा की प्रदेश अध्यक्ष हूँ। जी, जैसा अभी मोदी सरकार ने जात गणना का ऐलान कर चुका है, तो क्या आप उस ऐलान से आप संतुष्ट हैं? देखिए, अभी तो ऐलान किया है, ठीक है ना? हाँ। सेंसस कब होगा, हाँ। उसका अभी भी डेट निर्धारित नहीं है, करेक्ट? हाँ। तो हम कह रहे हैं कि कितने सालों से सेंसस नहीं हुआ है, जिसके कारण जो मूलभूत आपकी पॉलिसीज है, आप उसको डिजाइन नहीं कर पा रहे हो। और कास्ट सेंसस का जो डिमांड है वो तो काफी समय से है, ठीक है ना? हमने और देखा भी है बिहार के कास्ट सेंसस से आपको बहुत सारा जो एक सोशल सामाजिक स्तर पे जो है ना पिछड़ाव है वो दिख रहा है कि जो लैंड ओनरशिप को लेके, ठीक है ना, रोजगार को लेके, अलग तमाम तमाम सरकार की स्कीमों का कहाँ आवंटन हो रहा है उसको लेके। तो आई थिंक निश्चित तौर पे ये एक बहुत ही जरूरी चीज है और सरकार का एक रुख था कि वो इसके खिलाफ थी। इनफैक्ट इनके इलेक्शन में बटेंगे तो कटेंगे इसी के खिलाफ एक नारा दिया था उन्होंने कि हमें ऐसी चीजों पे नहीं पड़ना है। तो ये ऐलान बहुत ठीक है, लेकिन देखिए अभी अम्बेडकर जयंती निकला है अभी कुछ हफ्तों पहले, राइट? देखिए, ये गणना करना तो बहुत जरूरी है क्योंकि हमें हमारा जो एक सामाजिक जो एक डिवीजन है उसके हिसाब से लोगों के पास क्या संसाधन है क्या नहीं है उसका पता होना बहुत जरूरी है कि उसी के आधार पे आप शिक्षा, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा, किसी भी सरकारी स्कीम या वेलफेयर का आप डिजाइन कर पाएंगे, ठीक है? डीवाईएफआई जो नौजवान संगठन है हमारी तो हमेशा यही मांग रही है कि अभी जो रोजगार की जो स्थिति है युवाओं के बीच में, खासकर दिल्ली में आपने देखा था कि 2020-23 में 42% युवा जो थे बेरोजगार थे, 20 से 24 के उम्र में। और हम हर साल दिल्ली का जो बजट देखते हैं उसमें SC/ST का जो एक सब कमीशन प्लान होता है वो कम्प्लीटली अंडर यूटिलाइज्ड है। आज हम आवास के मुद्दे पे यहाँ पे बात कर रहे थे, ये लोग BPL परिवार से है और इनमें से कुछ कुछ पिछड़े जाति से भी है, ठीक है ना? अब ये नहीं दे पाएंगे 1,50,000 रुपए। कहाँ है BPL परिवार के लिए, दलितों के लिए हाउसिंग के स्कीम्स? वो तभी बना पाएंगे ना जब हमारे पास ये ठोस आंकड़े होंगे। मैडम, सवाल मेरा ये है हाँ। कि अभी मोदी सरकार ने ऐलान कर दिया कि जात गणना होगा, लेकिन इसके पहले जब विपक्ष मांग कर रहा था जात गणना कराना है, तो यही सरकार कहती थी कि इससे जातवाद बढ़ेगा, जात फैलेगा। तो क्या है, अब जो सरकार करा रही है इसमें जातवाद, भेदभाव, ये पाखंड जो उनका सवाल वो नहीं हो आएगा? जैसे विपक्ष मांग कर रहा है तो करे जातवाद फैलेगा, इनके कहने से जातवाद नहीं फैलेगा। देखिए, हमारा तो मानना ये है कि जातिवाद इसीलिए फैलता है क्योंकि जो पिछड़े अल्पसंख्यक, पिछड़े जाति है, अल्पसंख्यक है, उनके लिए हम जो न्यूनतम जो सोशल वेलफेयर नहीं कर पा रहे हैं, तभी तो उनका जीने का स्तर नहीं बढ़ रहा है ना। तो ये जाति गणना ना करने से इनकी जो स्थिति है, परिस्थिति है, उसका मूल्यांकन ना करने से जातिवाद और बढ़ेगा। जो विभिन्न जातियों के बीच में जो दायरा है वो और फैलेगा। और देखिए, अगर हमें एक आधुनिक समाज बनाना है, ठीक है ना, तो आपको तो एन्यूमरेशन तो करना पड़ेगा, गिनती तो करनी पड़ेगी। उनकी जो प्रेजेंट सिचुएशन है, वर्तमान परिस्थिति है, उसको तो मेजर करना पड़ेगा। उसके बावजूद अगर हम, जैसे हमारा संगठन कहता है सबके लिए शिक्षा, सबके लिए रोजगार, क्या दिल्ली में SC/ST बच्चों के फीस बढ़े हैं? बिल्कुल बढ़े हैं, है ना? क्या वो शिक्षा से वंचित होंगे? क्या उन्हें शिक्षा मिलेगी? नहीं मिलेगी। मेरा सवाल ये था हाँ। मैडम
कि सरकार अभी तक कितने दिन साल से जांच करना इसलिए नहीं कर रही थी हाँ कि अगर हम किसी की जात पूछेंगे तो पता है जात के आधार पर कितना अत्याचार होता है, उनका शोषण होता है, उनका जात के नाम पे उनको स्कूल में मंदिर में नहीं जाने देते, इसलिए जात को नहीं बुला रहे थे। तो अगर जांच करना है तो पता लग जाएगा कौन किसका जात क्या है, तो और शोषण बढ़ेगा। देखिए, जात गणना नहीं करने के पर भी तो जातिवाद तो हो ही रहा है ना। मतलब मुख्य बात मेरी यह है कि क्यों करते हैं हम जाति गणना, ठीक है ना। हम चाहते हैं कि अफर्मेटिव एक्शन हो। हमारे देश में इतने सारे लोग हैं जिनके पास जमीन नहीं है, ठीक है ना। वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ना किसानी कर सकते हैं, ठीक है ना बेच के अपने बच्चों को शिक्षा के लिए तैयार कर सकते हैं, ना बेच के अपने लिए कोई गाड़ी छोटा काम करने का अवसर ढूंढ सकते हैं, ठीक है ना। तो वो तो मतलब दर बदर और गरीब होता जा रहा है और वंचित होता जा रहा है, ठीक है ना। उसको 5 किलो राशन देने से उसका उत्थान नहीं होगा। आपको उसके लिए शिक्षा, रोजगार, बेरोजगारी भत्ता, तमाम चीजें करनी पड़ेगी ताकि वो जो समाज का पिछड़ा जाति है वो एटलीस्ट इस मैडम स्तर तक आए कि वो जी पाए। मैडम हाँ हम रोक रहा हूँ थोड़ा हाँ सा। हाँ आप एक महिला है, बिल्कुल। तो महिलाओं से क्या फायदा है? चलो पुरुष को तो मिलेगा कुछ न कुछ, आपको क्या इसमें फायदा है जांच करने से? जात गणना से क्या फायदा है? हाँ, क्यों, महिलाएं क्या छोटी जाति की नहीं होती है क्या? देखिए, अभी ऐलान किया था ना कि महिलाओं को भत्ता देंगे, तो बहुत सारे लोगों ने विरोध किया था, ठीक है ना। हम एक युवा संगठन होने के नाते हम ये समझते हैं कि महिलाओं में रोजगार की जो परिस्थिति है वो और भी खराब है ना। तो हमारा तो डिमांड ये था कि सिर्फ महिलाओं को क्यों दे रहे हो, सारे बेरोजगार युवाओं को दो, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में उनको रजिस्टर करो। क्योंकि देखिए, घर में किसी एक भी इंसान को अगर कोई भत्ता मिलता है तो वो परिवार को ही जाता है, ठीक है ना। तो जाति गणना करने से भी, और पहली बात तो ये सिर्फ पुरुषों को नहीं होगा, पॉपुलेशन सेंसस के तहत ये सब क्वेश्चंस होंगे। तो जिनसे भी आप बात कर रहे हो आप उनकी जाति मांगोगे, आपको एक आइडिया मिलेगा कि कितने प्रतिशत पिछड़े जाति के लोगों के पास क्या संसाधन है क्या नहीं है, किसके पास शिक्षा है, किसके पास जमीन है, किसके पास रोजगार है, राइट, कौन कर्जे में डूबा हुआ है। तो अगर सरकार को किसी भी नई स्कीम का विकल्प भी करना होगा जो इनका उत्थान कर सके, ये जाति गणना के बिना नहीं होगा। और बीजेपी सरकार जो बोल रही है ना कि जाति गणना करने से जातिवाद पैदा होगा, वो तो अभी भी है। और क्योंकि सरकारें इनको अनदेखा करती है, आप बताइए एट्रोसिटीज एक्ट में कितने केस फाइल होते हैं जबकि वो एट्रोसिटीज एक्ट के तहत कहने आने का मतलब चाहिए। आप क्या जांच करने से ये जो लोगों का शोषण अत्याचार होता है इससे कोई मतलब नहीं है? नहीं नहीं, देखिए, मैं तो ये हमेशा कहूंगी कि ये एक महत्वपूर्ण कदम है आगे विस्तार से इनके लिए अलग अलग जो क्या कहते हैं सोशो इकोनॉमिक प्रोग्राम्स बनाने के लिए, है ना। इसके बिना हम सपने ही देखते रहेंगे, ठीक है। अभी जैसे सरकार ने ई श्रम कार्ड बनाया है, उसमें कुछ मिलता नहीं है, कुछ भी नहीं मिलता है, वो तो नाम का कार्ड है। आयुष्मान कार्ड, ई श्रम कार्ड मजदूरों के लिए, अच्छा, असंगठित क्षेत्र के हाँ, मजदूरों के लिए ई श्रम कार्ड बनाया है। श्रम कार्ड, हाँ, उसका एक्चुअली कोई फायदा नहीं है, लेकिन सरकार को आंकड़े मिल रहे हैं कि दिल्ली में कितने असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं, कौन से कैटेगरी में, ताकि वो फिर उनको पता चल गया कि भाई 32 लाख में से 6 लाख तो घरेलू कामगार है, जाहिर सी बात है कि वो छोटे जात के ही होंगे। तो अगर कोई सरकारी स्कीम बनानी है उनको डोमेस्टिक वर्कर्स के लिए, उनको पता चल जाएगा कि कितने लोग हैं, और अगर हम स्कीम अनाउंस करते हैं तो और इसमें 20-30% ऐड हो जाएगा, फिर हमें कितना बजट बनाना पड़ेगा। तो एन्यूमरेशन जो होता है, जो गिनती होती है, वो तो पहला कदम होता है। गिनती होने से थोड़ी जातिवाद खत्म हो जाएगा, गिनती होने से थोड़ी जातिवाद फैलेगा। गिनती होने से हमें जमीनी हालत पता चलेगी, और उस जमीनी हालत के बेसिस पे सरकार तो कुछ करती ही नहीं है हमारे देश में, तो वो जाति गणना करने के बाद भी वो कुछ करेंगे, सुनिए मेरी बात, ठीक है ना, उसका भरोसा हम पे कम है। लेकिन विपक्ष तो है, ये जो सर्वे होगा, जो हमें जमीनी स्तर पे जाति आधारित जो सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स है उस पर जो डेटा मिलेगा, उस पर फिर उसी इलाके के जो तमाम प्रगतिशील लोग हैं, रिसर्चर है, राजनीतिक पार्टी है, फिर वो मांग उठा सकते हैं। और देखिए, दिल्ली में आपको ये थोड़ा अध्ययन करना चाहिए, एक SC/ST सब कमीशन प्लान है जिसका इस्तेमाल आप यूज कर सकते हैं पिछड़े जाति की जो वेलफेयर पॉलिसीज है उसके लिए, चाहे वो शिक्षा हो, कॉलेज हो, ठीक है ना, आवास हो, वो अनयूटिलाइज रहते हैं। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के पास जाएंगे, वो बोलेंगे सर हमको तो पता ही नहीं है कि कितने लोगों को जरूरत है ना। तो ये एक पहला कदम है, ऐसे मान के चलिए। मैडम एक हाँ, सवाल मेरा ये है, मेरा लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हाँ, मुझे जाना तो होगा। मैं ये हाँ, कह रहा था हाँ। कि ये जांच करने से किसको नुकसान होगा, किसको फायदा होगा? देखिए, किसी को नुकसान नहीं होगा, ठीक है, ये आप लिख के रख लीजिए। ये जो अफवाहें फैलाई जाती है ना कि ये ना एक गलत एक आइडिया दिया जाता है कि हमारे पास है ना बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और इतने सारे लोग हैं, ठीक है ना। और इस लिमिटेड रिसोर्सेज में अगर इतने सारे लोग हैं, तो अगर हम कहते हैं कि अरे ये पिछड़े जाति का, इसको थोड़ा और स्कॉलरशिप दे दो, इसको थोड़ा ये कर दो, तो ये जो लिमिटेड रिसोर्सेज में से जो हम लोगों को चीजें मिलनी चाहिए वो कम हो जाएगी, ठीक है। हमारा देश बहुत समृद्ध देश है, हमारे पास तमाम संसाधन है,
ठीक है ना, हमारे पास जंगल है, जमीन है। दिल्ली में कभी भी आप नहीं बोल सकते हो कि आवास के लिए जमीन नहीं है, ठीक है। 125 पन्ने का डॉक्यूमेंट है हमारे पास कि इतनी जमीन है, लेकिन उस जमीन पे घर बनाने के लिए फंड, और दलितों के लिए अगर घर बनाने हैं तो वो तो पे नहीं कर पाएंगे ना ईडब्ल्यूएस फ्लैट में जितना पैसा लेते हैं। मैडम, तो आप वो फंड कैसे आएगा जब आपको पता चलेगा ना कि कितने लोगों के पास घर नहीं है दिल्ली में, मैडम, जो इस फलाना पिछड़े जाति मैडम से आते हैं। ऐलान हाँ, करने के बाद आपने घर पे पटाखे छोड़े थे कि नहीं छोड़े थे? ऐलान करने के बाद घर पे पटाखे छोड़, देखिए हम तो, मैं कहती हूँ ना, हम बहुत क्रिटिकल लोग हैं। तेजस्वी ने जो पटाखे छोड़े थे, बड़ी खुशी मनाई हाँ, थी। नहीं नहीं नहीं, देखिए ये दशकों पुरानी मांग है, ठीक है ना, और ये बस एक ऐलान किया गया है, इसकी कोई रूपरेखा नहीं बताई गई है, इसका कोई डेडलाइन नहीं दिया गया है। हमारा देश अभी घुट रहा है क्योंकि इतने सालों से सेंसस नहीं हुआ, ये कभी हुआ ही नहीं है हमारे इतिहास में कि आप इतना डिले करो वेलकम सेंसस को। करोगी कि नहीं मोदी जी को? हाँ, वेलकम करोगी हम कि क्यों नहीं? करें वेलकम मोदी जी को? अरे, वो ऐलान तो कर दिया है ये ना। हमारी मांग है, तो ये हमारी जीत है कि हमने इतना दबाव डाला, और ये एक बहुत ही रैशनल डिमांड था, ऐसा कोई है ना आश्चर्यचकित चीज नहीं है ये, ठीक आपकी है, मांग तो पूरी हो गई ना। बिल्कुल। और मांग पूरी नहीं हुई है, ऐलान हुआ है, तो ट्रेलर देखा है, पिक्चर अभी बाकी है, इसी से मैं अपनी बात धन्यवाद। खत्म तो करूंगी। आप देख रहे थे मैडम की विचार कैसा लगा और हमारा प्रयास कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में जरूर देखें। आप कहाँ से देख रहे हैं ये भी बताएं। जय भीम, जय भारत, बहुजन समाज दिल्ली। जय भीम। अगर आपको लगता है कि हमारा काम बहुजन समाज के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप हमें आर्थिक सहयोग के लिए सीन दिखाए गए QR कोड स्कैन और फोन पे और गूगल पे और UPI और बैंक अकाउंट में कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे 9250529129, UPI 9250529129 बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया AC 104299462008, IFSC कोड SBIN 00066563। आपका छोटा से छोटा सहयोग समाज और हमें और मजबूत करेगा, जिससे हमें बहुजन पत्रकारिता में और निष्पक्ष बनाने में मजबूत करेगा। जय भीम, जय भारत।